ठीक है दोस्तों, तो आज से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज, जहां पर हम ट्राई करेंगे सारे जो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका स्टडी मैट के जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर ले। स्टडी मैट्स के सारे क्वेश्चंस और एमटीपी आरटीपी के जो भी क्वेश्चंस है या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो भी हम ट्राई करेंगे कि ये वाली सीरीज में हम ऐड करते जाए, और जिसको भी जो भी दिक्कत आती है एमसीक्यू में वो इस सीरीज से जो है रिजॉल्व कर सकता है। मैं ये भी ट्राई करूंगा कि मैं इसको सीक्वेंस में रखूं। मतलब क्या सर, सीक्वेंस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एमसीक्यू मैं सीक्वेंस में करूं कि अगर आपको बाद में आके किसी भी एमसीक्यू को रिविजिट करना रहे तो आप आके वाला एमसीक्यू स्पेसिफिकली देख सकते हैं और आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला जो एमसीक्यू का सीरीज है पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से चलेगा। इसमें हर चैप्टर का एक एक करके एड ऑन होगा। जैसे आज हमारा पहला चैप्टर जो मैं ले रहा हूँ वो प्रोडक्शन और कॉस्ट का ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा प्रोडक्शन और कॉस्ट से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट रहेगी। रिक्वेस्ट ये रहेगी सर कि अगर आपने वन शॉट सीरीज का प्रोडक्शन और कॉस्ट कंप्लीट नहीं किया है, सर वन शॉट सीरीज इसी चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मेरी मिल जाएगी वन शॉट रिवीजन सीरीज के नाम से, मोहित पाटीदार के नाम से। आप वन शॉट सीरीज पहले देख लीजिए कौन सी सर, प्रोडक्शन और कॉस्ट की। उसके बाद आप आके ये वाली सीरीज का पार्ट बनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होंगे, उसके बाद आप आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चंस आसानी से उसी स्टूडेंट के बनते हैं जिसने अपने कॉन्सेप्ट पर पहले से अच्छी सी ग्रिप बना रखी होती है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा आपसे कि आप सबसे पहले जाके वो कॉन्सेप्ट देख लीजिए। वो रिक्वेस्ट करूंगा वन शॉट रिवीजन सीरीज का प्रोडक्शन एंड कॉस्ट देख लीजिए, एंड देन ट्राई टू डू द एमसीक्यू। जिसमें भी आपको डाउट लगे उसको अच्छे से समझिए, बिकॉज यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी बहुत अच्छे से करवाऊंगा, एंड देन आई गो फॉर दी क्वेश्चन। तो वन शॉट सीरीज पूरी खत्म कर लो एंड देन एमसीक्यू सीरीज का जो है आप पार्ट बनिए, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तभी हमारा जो एक टारगेट है कि यार हमको 90 प्लस 95 प्लस लाना है इकोनॉमिक्स में, वो सक्सेसफुली हो पाएगा। ठीक है सर, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सर हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये। सर सबसे पहले बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? आप सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने जाए तो सबसे पहले हमको सारे एमसीक्यूज का जो आंसर है अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, एंड देन हमको जो है सही टिक करना है। जल्दीबाजी करोगे तो खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे, ऐसा मत करना। मैं तुमको टेक्निक भी सिखा रहा हूँ कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बात हमको एक एक करके सारे एमसीक्यूज की चॉइसेस पढ़नी। सबसे पहले टिलिंग ऑफ सॉइल, singing a song before friends, preventing a child from falling into a main hall of road, painting a picture of pleasure। आप देखोगे कि ये जो बी, सी एंड डी है, ये तीनों जो है एमसीक्यूज, सर ये जो तीनों तीनों जो एमसीक्यूज हैं, फर्स्ट मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों ऐसा लग रहा है कि यार ये मनी से रिलेटेड नहीं, मनी से रिलेटेड नहीं है, मनी से रिलेटेड नहीं है सर। लेकिन जो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है सर, फर्स्ट वाला कौन सा सर, टेलिंग ऑफ सॉइल, सर यहाँ पर मनी से रिलेटेड आ रहा है। यहाँ पर आपको यूटिलिटी क्रिएट करने का मदद मिलती है। सर यूटिलिटी क्रिएट करने की मदद मिलती है। सर इसका आंसर क्या रहेगा सर? द आंसर वुड बी फर्स्ट, द आंसर वुड बी ए। हम आ जाते हैं सेकंड नंबर एमसीक्यू। सर सेकंड नंबर एमसीक्यू आप देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है और हमको करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। सर कौन सी स्टेटमेंट को करेक्ट टिक करना है उसके पहले सर हमको सारे एमसीक्यूज के जो आंसर है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िए सर। द एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट। हाँ सर ये तो सही लग रहा है, लेकिन हमको टिक नहीं करना है ए वाला। अभी अभी हमको सारे एमसीक्यूज के आंसर पहले से अच्छे से पढ़ना है। सेकंड, the law of increasing return to scale relates to the effect of change in the factor proportion. Increasing return to scale relates to the effect of change in factor proportion। ठीक है, इसको भी देखते हैं। economies of scale arises only because of indivisibilities of factor proportions। सर क्या इसकी वजह से economies of scale आती है? नहीं सर, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है। मतलब सी तो नहीं हो सकता सर। internal economies of scale can accrue when industry expands beyond optimum। क्या बोल रहा है सर? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन एक्रू व्हेन इंडस्ट्री एक्सपांड्स बियर ऑप्टिमम। नहीं सर, इंटरनल इकोनॉमीज थोड़ी होगी सर, उसके लिए तो फिर एक्सटर्नल इकोनॉमीज होगी। इसीलिए सबसे सही आंसर जो हमको लग रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है, वो हो रहा है सर ए। सर वो आ रहा है आंसर ए। बात समझ में आई सर? बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड? सबसे पहले याद करो सर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या चीजें थी, एक बार हमको ठीक से याद करना है। सर सबसे पहला, इट सप्लाई फॉर इकोनॉमीज लिमिटेड। हाँ सर ये तो सही लग रहा है। सर इट इज इमोबाइल। सर ये भी सही लग रहा है। सर इट्स यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एफर्ट्स। सर ये भी सही लग रहा है। सर ये इट इज प्रोड्यूस बाय फोर फादर्स। सर फोर फादर्स नहीं यार, अपने बाबा माँ बाप ने थोड़ी ना बनाई हुई है, अपने दादा दादी ने थोड़ी ना बनाई हुई है। सर ये तो हमको भगवान ने दी गई है ना। सर ये वाला स्टेटमेंट हमको गलत लग रहा है। सर ये वाला स्टेटमेंट हमको गलत लग रहा है।
मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी तुमको जो है रेड मार्क कर रहा हूं, तो तुम उसको भी देख सकते हो, ठीक है, उसको देख के जाना है अपने को। एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सर कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, मुझे बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। सर एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल डिपेंड सोनली ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। सर ये थोड़ा सा अलग हटके लग रहा है। सेविंग कैन बी इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल बजट आ जाए, सर बजट आ जाए और टैक्स रेट जो अभी है अपना 10% है फॉर एग्जांपल, उस 10% को 30% कर दे, तो तुमको नहीं लगता लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ही कम बचेगी, जेब में आई हुई इनकम ही कम बचेगी, उसके कारण वो सेविंग भी कम करने लग जाएगी। हाँ सर, ये तो थोड़ा सा ट्रू लग रहा है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज गो विद साइज एंड इंटरनल इकोनॉमीज विद लोकेशन। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज के दूसरे भी रीजन होते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज के भी दूसरे रीजन होते हैं। सर ये भी थोड़ा सा एकदम ऐसा अच्छा वाला फील नहीं आ रहा। तो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। नहीं सर, सप्लाई आप लेबर की आसानी से ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि जब जरूरत हो तब बढ़ा लो। नहीं सर, ये भी गलत लग रहा है मेरे को, और ये भी गलत लग रहा है। सर एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ओनली ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। नहीं, इनकम पर थोड़ी ना डिपेंड करते सर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कैपिटल को एक्यूमुलेट करने के, दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के, मार्केट के, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सर ये वाला जो है मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, फोर्थ का बी होना चाहिए। यस, फोर्थ का बी होगा सर, फोर्थ का बी होगा। सर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सर इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑल of the following are variable factors that are used by farmer except। सर सारे वेरिएबल फैक्टर्स है, एक के अलावा, एक के अलावा सारे वेरिएबल फैक्टर्स है। सर मतलब हमको किसको पहचानना है? सर हमको फिक्स्ड फैक्टर को पहचानना है। सर मतलब हमको फिक्स्ड फैक्टर को पहचानना है ये वाले एमसीक्यू में। क्या तुम फिक्स्ड फैक्टर पहचानने में मेरी मदद करोगे? सर बिल्कुल मदद करेंगे। ये देखिए, द सीड एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन द क्रॉप आर प्लांटेड। सर सीड और फर्टिलाइजर तो मेरे हिसाब से तो सर सीड और फर्टिलाइजर जो है ना सर, ये दोनों वेरिएबल है। तुमको वेरिएबल लग रहे हैं क्या ये दोनों? हाँ सर, क्योंकि ये तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे हमको लगेंगे, ठीक है। सर द फील्ड दैट हैज बीन क्लियर्ड फॉर ट्रीज एंड इन विच क्रॉप इज प्लांटेड। मतलब सर खाली जमीन की बात कर रहे हो क्या? खाली जमीन की बात कर रहे हो क्या? सर ये मेरे को फिक्स्ड लग रही है, सर ये मेरे को फिक्स्ड लग रही है, बिकॉज सर जमीन तो सेम रहेगी ना सर, उसको हम बड़ा बड़ा थोड़ी ना सकते। द ट्रैक्टर यूज बाय द फार्मर इन प्लांटिंग एंड कल्टिवेटिंग नॉट ओनली व्हीट बट ऑल्सो कॉर्न एंड बार्ली। मतलब सर हमारा जो ट्रैक्टर है वैसे तो फिक्स्ड होता है, वो ट्रैक्टर वैसे तो फिक्स्ड होता है, लेकिन सर बहुत सारी चीजों में काम आ रहा है ना सर, इसीलिए ये भी वेरिएबल है। सर इसीलिए ये भी वेरिएबल है। द नंबर ऑफ आवर्स दैट द फार्मर स्पेंड्स इन कल्टिवेटिंग द व्हीट। सर ये आवर्स भी जो है सर वेरिएबल ही है ना सर, आवर्स भी तो वेरिएबल है, फिक्स्ड थोड़ी ना है। सर मतलब आंसर क्या होना चाहिए सर? फिफ्थ का बी। सर आंसर क्या होना चाहिए सर? फिफ्थ का। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ध्यान से पढ़िए। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट बेस्ट कैसे डिस्क्राइब हो सकता है सर? बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, जल्दी बताइए। एक बार सही सारे एमसीक्यूज पढ़िए सर। कौन कौन से एमसीक्यू? द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। नहीं सर, अगर आप टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लोगे तो आंसर क्या आएगा? टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लोगे तो सर आंसर मेरे हिसाब से तो सर इसका एवरेज प्रोडक्ट आएगा, एपी आ जाएगा सर आपका। सर एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, मतलब ए तो नहीं हो सकता। सर बी देखते हैं। द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ 1 यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट। ये ठीक लग रहा है, चलो इसको देखते हैं। द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। नहीं 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 सर, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है सर। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट दैट इज बीइंग यूज्ड टू द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड इनपुट दैट इज बीइंग यूज्ड। नहीं, वेरिएबल इनपुट का रेशियो डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इनपुट का रेशियो। नहीं सर, ये वाला भी हमको नहीं लग रहा है मार्जिन। सर हमको लग रहा है सिक्स का आंसर होना चाहिए सर ये, बिकॉज सर वेरिएबल इनपुट का हम जो है सीन देखते हैं, वेरिएबल इनपुट का हम सीन देखते हैं जब 1 यूनिट को हम इंक्रीज करते हैं। तो सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा सर? सिक्स का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, सर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इंप्लाई क्या करता है? सर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या इंप्लाई करता है, मेरे को बताओ। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या इंप्लाई करता है? ठीक से सारे एमसीक्यूज पढ़ो। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या अप्लाई करता है? सर डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नहीं सर, डिक्रीज हो रही है अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो सर वो तो सर फिर इंक्रीजिंग रिटर्न में आ जाएगा सर। डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, या फिर डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट। ध्यान से देखिए सर, ध्यान से देखिए। सर मैंने आपको बोला था अपना मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट उल्टा पुल्टा चलता है।
जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होता, जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता। और हमसे यही तो पूछा है इसने। मार्जिनल प्रोडक्ट जब आपका डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग सर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आ रहा है, अगर आपका मार्जिनल रिटर्न जो है डिमिनिशिंग आ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। आंसर क्या होगा सेवेंथ का सर, आंसर होगा सेवेंथ का सी। बात समझ में आ रही, आंसर होगा सेवेंथ का सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सर, द शॉर्ट रन एज economists use the phrase is characterized by, the short run as economists use the phrase is characterized by, मतलब शॉर्ट रन सर किस पर किससे जाना जाता है सर, शॉर्ट रन किससे जाना जाता है मुझे बताओ। एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लस फर्म नीदर लीविंग नॉर एंटरिंग द इंडस्ट्री। सर अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। जनरली पीरियड विच इज शॉर्टर देन 1 ईयर, नहीं यार ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। ऑल फैक्टर प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड नो वेरिएबल इनपुट, नहीं 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 नहीं। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड प्रोडक्शन इज डन इन लेस देन 1 ईयर, नहीं नहीं सर। तो इजी पीजी था सर, ये तो इजी पीजी था सर, इजी पीजी था ना सर, इजी पीजी था, बिल्कुल इजी पीजी था। एट का आंसर क्या होगा सर, एट का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 सर, क्वेश्चन नंबर 9 सर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 तो ठीक से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, द मार्जिनल average and total product curves encountered by a firm producing in the short run exhibit all of the following relationship except, सर जो मार्जिनल एवरेज और टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो सब कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लेकिन एक्सेप्ट मतलब अपने को सारी रिलेशनशिप यहां पर देखनी है, लेकिन एक जो है बहुत जो गंदी सी रिलेशनशिप है उसको अपने को हटाना है, ठीक है। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, सर जब टीपी इंक्रीज होता है, सर जब टीपी इंक्रीज होता है एपी एंड एमपी में बी इधर राइजिंग और फॉलिंग। हाँ सर हो सकता है, बिकॉज आपने हमको बोला था एमपी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और आपका एपी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। आपने बोला था टीपी इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा होगा, ठीक है। जब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा होगा तो आपका एमपी फॉल हो रहा होगा। तो ये वाली रिलेशनशिप तो मेरे को ठीक लग रही है, मतलब हो सकता है ना जब टीपी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग रेट पर डिपेंड करता है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर फॉलिंग। हाँ ये तो बात सही लग रही है सर, ये भी सही लग रही है सर। एक बार लेकिन अगर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो गया तो 100% बात है आपके टीपी को फॉल करना ही पड़ेगा और एपी को भी फॉल करना पड़ेगा। तो कोई ताकत रोक नहीं सकती सर इसको, बिल्कुल सर। तीसरा वाला पढ़ते, ये भी सही लग रहा है। व्हेन एपी प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, एपी सब अपने मैक्सिमम पर है, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग। हाँ जब एपी मैक्स पर होता है ना तो अपना एमपी जो है इक्वल होता है किससे सर, एपी से। ये भी आपने बोला था मतलब सर ये भी सही लग रहा है सर। ये वाला ही गलत होगा फिर तो, लेकिन गलत कैसे है देखते तो हैं। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, जब एमपी मैक्सिमम पर है, एमपी अपने मैक्स पर है, अपने एमपी मैक्स पर है, तो एपी इक्वल नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। जब सर एपी मैक्सिमम पर होता है ना तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती है सर, जब एमपी मैक्सिमम पर होता है तो हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलती। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा 9th का डी। ये सर अजीब सा लग रहा था, अजीब सा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को सर, टू इकोनॉमिक्स द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इज दैट, इकोनॉमिक्स में सर मेन डिफरेंस क्या होता है किसमें सर, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। ठीक से पढ़िएगा, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में सर सबसे मेन डिफरेंस क्या रहता है एज पर इकोनॉमिस्ट। सर इन द शॉर्ट रन ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड व्हाइल द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। शॉर्ट रन सारे इनपुट्स फिक्स होते हैं, लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, नहीं सर ये तो गलत लग रहा है। इन द शॉर्ट रन द फर्म वेरीज ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स टू फाइंड द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, ऐसा भी हम नहीं करते हैं। इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन ऑफ द फर्म्स इनपुट्स इज फिक्स्ड, ये सही लग रहा है सर। इन द लॉन्ग रन द फर्म इज मेकिंग कॉन्स्टेंट डिसीजन अबाउट हाउ टू यूज एग्जिस्टिंग प्लांट एंड नहीं। आंसर क्या होना चाहिए सर, आंसर होना चाहिए सी, आंसर होना चाहिए सी। बात समझ में आ रही है, आंसर सी होना चाहिए, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सर, प्रोडक्शन फंक्शन की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी, बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी प्रोडक्शन फंक्शन की, प्रोडक्शन फंक्शन की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी, हमको 11th वाले क्वेश्चन में हमको बेस्ट डेफिनेशन देखने को मिलेगी। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, नहीं यार मूड ही खराब कर दिया। रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं यार।
फॉर्म बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, ये तो सर सिंपल सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं यार, आंसर क्या होगा सर? आंसर वुड बी, सर आंसर वुड बी, आंसर वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर 12। सर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई किस पर होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किस पर अप्लाई होता है? ये बताइए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किस पर अप्लाई होता है? सर शॉर्ट रन में बट नॉट इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में पर शॉर्ट रन में नहीं, बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, नीदर शॉर्ट रन नॉन लॉन्ग रन। सर आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12। सर हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसमें? सर शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का सर क्या होगा? सर क्वेश्चन का ए। क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन। 13, डिमिनिशिंग रिटर्न अकर कब होगा? सर डिमिनिशिंग रिटर्न अकर कब होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न अकर कब होगा? सर जब वेरिएबल इनपुट ऐड किया जाएगा फिक्स इनपुट में और टोटल प्रोडक्ट फॉल हो जाएगा। नहीं सर, ये तो नेगेटिव रिटर्न लग रहा है सर, ये तो नेगेटिव रिटर्न लग रहा है 13 का। सर मुझे जो सबसे पहला इनने आंसर दिया सर, वो तो मुझे नेगेटिव रिटर्न लग रहा है, ये तो मेरे को नेगेटिव रिटर्न लग रहा है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं। When units of variable inputs are added to fixed input and marginal product falls, and marginal product falls मतलब क्या सर? वेरिएबल इनपुट हमने ऐड की फिक्स में और मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है। सर ये सही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। When the size of plant is increased in the long run, नहीं अलग ही है। When the quantity of fixed input is increased and returns to the variable input fall, क्या बोला सर? When the quantity of fixed input is increased and the return to variable input fall, नहीं नहीं ये भी नहीं है सर। सबसे बेस्ट तो मेरे को 13 का बी लग रहा है सर, 13 का बी मैंने लॉक कर दिया जाए, 13 का बी लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार ध्यान से खुद पहले एक पेपर में सॉल्व करके देखो, पेपर में खुद सॉल्व करके देखो एक। खुद सॉल्व करके देखो। ये देखो, जूम कर देते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। देखो भाई, इसमें करना क्या रहता है सर? मेरी बात सुनिए, इसमें करना क्या रहता है? सबसे पहले आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भरने होते हैं। देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, बिल्कुल 100 है। यहाँ पर देखो 100 के बाद 80 का चेंज हुआ सर, 80 का चेंज हुआ तो हमेशा याद रखना टोटल आउटपुट कैसे निकलता है। टोटल आउटपुट कैसे निकलता है सर? हम इस 100 और 80 को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? 100 और 80 को ऐड कर लेंगे, क्या आएगा सर? 180 आएगा। नहीं आएगा सर? 180 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 180 और 240 का डिफरेंस जो है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 180 और 240 सर, इसमें डिफरेंस आ रहा है 60 का। यहाँ पर हम 60 लिख लेंगे, हमारी पूरी टेबल बन गई रे। सबसे पहले हमने टेबल बना ली। अब देखो जो पूछना है मुझसे पूछ लो। व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 hours ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड? टोटल आउटपुट क्या है जब 2 hours ऑफ लेबर एम्प्लॉयड होते हैं? सर सेकंड पर आंसर है 180। 14 का आंसर क्या होगा सर? सी। 14 का क्या आंसर होगा सर? सी। हमसे और पूछते जाओ, अब तो आप, हमने टेबल बना ली है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा थर्ड आर ऑफ लेबर का? थर्ड आर का हमने निकाल लिया सर 60। क्या है 60 कहाँ पे सर? 15 का ए होगा, होगा 15 का ए, बिल्कुल होगा सर। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा फर्स्ट 3 hours ऑफ लेबर का? फर्स्ट 3 hours ऑफ लेबर का एवरेज प्रोडक्ट मतलब सर ये थर्ड का एवरेज प्रोडक्ट पूछ रहा है। एवरेज प्रोडक्ट हमको पता है कैसे निकालना है सर। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स सर कैसे निकालोगे? 240 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आएगा सर? 80। 16 का बी, 16 का बी किया सबने? किया सबने सर, बिल्कुल किया, बहुत मजा आया। क्वेश्चन नंबर 17। सर क्वेश्चन नंबर 17, सब 17 पर आ जाओ दोस्त। विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन? कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होता है बढ़ती जाती है? सर एवरेज कॉस्ट। नहीं सर, एवरेज कॉस्ट तो कभी कम भी होती है कभी ज्यादा भी होती है। मार्जिनल कॉस्ट, सर मार्जिनल कॉस्ट भी कभी कम भी होती है कभी ज्यादा भी होती है। सर फिक्स कॉस्ट, सर ये तो फिक्स्ड ही रहती है ना। सर वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ये वाली कॉस्ट बढ़ेगी। सर आंसर वुड बी डी, आंसर वुड बी। समझ में आ रही सर? बिल्कुल समझ में आ रही सर। विच ऑफ द फॉलोइंग cost curve is never I have ever U shape कौन सा नहीं होता सर? एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है। सर ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व नहीं होता सर, इसका पता है कैसे कर्व होता है सर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे नीचे जाते जाता है, कभी भी टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को, लेकिन ऐसे नीचे जाते जाता है। आंसर वुड बी 18 का डी। सर ये भी सारे यू शेप्ड होते हैं, लेकिन हमारा डी वाला जो है वो भाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 एवरीवन। सर क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए, ठीक से क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट जो होती है शॉर्ट रन में, हम उसको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्लासिफाई करते हैं, करेक्ट है। लेकिन अब हमको बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट ओनली, वेरिएबल कॉस्ट ओनली। सर ये तो हमको वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट नहीं सर, ये तो फिक्स्ड है। सर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास बोरोइंग, सर ये भी फिक्स्ड है, आपको एक पर्टिकुलर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सर पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग, सर ये भी फिक्स्ड है। सर कौन सा वेरिएबल है, सर वेरिएबल कौन सा है 19 का, 19 का। सर इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इज इंक्रीजेस, द एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या होता है सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट को तो सबका पता है ना सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो सर हमारा डिक्रीज ही होना है सर, इंक्रीज होगा क्या नहीं होगा, तो कांस्टेंट रहेगा क्या नहीं। अगर ये फिक्स कॉस्ट पूछता, ये फिक्स कॉस्ट पूछता तो सर हम शायद यहाँ पर ये टिक करते, लेकिन इसने पूछा क्या है हमसे, एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछा, तो सर हम क्या टिक करेंगे, डिक्रीज। क्या टिक करेंगे सर, डिक्रीज। बात समझ में आई क्या, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व। प्लानिंग कर्व किसे कहा जाता है, प्लानिंग कर्व किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए, प्लानिंग कर्व किसे कहा जाता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है। सर शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं सर, इसको तो प्लांट कर्व वगैरह कुछ बोलते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व नहीं सर, ये भी नहीं। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व नहीं सर, एक ही तो है हमारा प्यारा सा चुन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। बात समझ में आ रही सर, बिल्कुल आ रही। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 22। सर इफ अ फर्म मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ प्रोडक्शन आइसोकॉन्ट, आइसोकॉन्ट याद आ रहा है आज का, हाँ सर आज का आइसोकॉन्ट याद आ रहा है, टू अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा ये देखना है। द चेंज इन द रेशियो इन विच इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट। सर लग रहा है सर, ये तो चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है होगा। सर अ चेंज इन द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट, हाँ सर ये भी लग रहा है ऐसा तो होगा। सर चेंज इन द लेवल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, हाँ सर आपने ये भी बोला था, ये भी होगा। सर लेवल ऑफ आउटपुट, ओ माय गॉड, नहीं सर लेवल ऑफ आउटपुट नहीं डिक्रीज होगा सर, ये तो सेम रहेगा। आपने बोला था आइसोकॉन्ट में सेम लेवल रहता है, आइसोकॉन्ट में सेम लेवल रहता है जैसा अपना आइसो कर्व में रहता है ना, वैसा। 22 का आंसर क्या होगा सर, 22 का आंसर होगा डी, 22 का आंसर क्या होगा सर, डी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ठीक से पढ़ो, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्लोजली रिलेटेड, इससे अपना मार्जिनल कॉस्ट क्लोजली रिलेटेड है रे, क्लोजली रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 23 एवरीवन। सर मैं बताऊं सर, सर फिक्स कॉस्ट तो मेरे को पता है नहीं होगा सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट भी नहीं होगा सर, वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस से ही मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट होता है सर, डिफरेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट से ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट होता है। आंसर वुड बी ए। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अपने को इनकरेक्ट छाटनी है, इनकरेक्ट अपने को एक एक करके छाट लोगे सर, बिल्कुल छाट लेंगे सर। कैसे, व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, एवरेज कॉस्ट कब इज राइजिंग, द मार्जिनल कॉस्ट मस्ट आल्सो बी राइजिंग। सोचना पड़ेगा सर, सोचो सोचो अच्छे से सोचो, याद करो। एवरेज कॉस्ट अगर राइज हो रही तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हमेशा राइज होगा। सर एवरेज कॉस्ट अगर राइज हो रही है, एवरेज कॉस्ट अगर राइज हो रही है तो क्या जरूरी है मार्जिनल कॉस्ट हमेशा राइज होगा। या फिर ये सोचो, व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी फॉलिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि एवरेज कॉस्ट अगर फॉल हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट को फॉल होना ही पड़ेगा, ऐसा हो सकता है क्या। या फिर व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज अबव द एवरेज कॉस्ट। सर अच्छा खासा क्वेश्चन है, एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग तो क्या जरूरी है मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, या जब व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग द मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी फॉलिंग, मस्ट बी फॉलिंग। जब अगर एवरेज कॉस्ट जो है, अगर एवरेज कॉस्ट जो है, ये यहाँ पर अपन ने उल्टा पुल्टा लिख दिया है, यहाँ पर ये भी इंक्रीज वाला है सर, यहाँ भी इंक्रीज वाला है। जब एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है मार्जिनल कॉस्ट को फॉल होना ही पड़ेगा। बताओ बताओ, राइज होना ही पड़ेगा, मुझे ये बताइए। व्हेन द, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट लग रहा है सर, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 एवरीवन।
सर हम तो ना यहाँ पर वो बना लेंगे सर, क्या बताया था आपने, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से बड़ी होगी तो एवरेज कॉस्ट सर क्या होगा, ये नहीं बोला था, मार्जिनल कॉस्ट जब एवरेज कॉस्ट से छोटी होगी तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी। ये आपने पहली रिलेशनशिप बताई थी। सर फिर आपने बोला था जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी तो एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी, आपने ये भी बोला था। सर आपने तीसरा बोला था हमको जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से बड़ी हो जाएगी, सर जब एवरेज कॉस्ट क्या होगा, राइज होगा। सर अब देख लीजिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है अपनी बैठ रही है। अगर मैं बोलूं तो ये वाला जो स्टेटमेंट केवल एक में बैठ रहा है, ये वाला स्टेटमेंट एक में बैठ रहा है। सर किस में बैठ रहा है, सर इसी वाले में बैठ रहा है। देखो यहाँ पर जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से बड़ी होगी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। बाकी तो किसी में भी ये रिलेशनशिप नहीं बैठ रही है क्या सर, ना इसमें बैठ रही है, ना इसमें बैठ रही है, ना इसमें बैठ रही है। किस में बैठ रही है ये, सर सी वाले में ही बैठ रही है। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 24 का आंसर होना चाहिए सी। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सर समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is an example of explicit cost। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का कौन सा एग्जांपल है, ठीक से पढ़िए। wages a proprietor could have earned by working as an employee of a large firm, नहीं सर ये तो implicit cost है। the income the income that could have been earned in an alternative uses by resources owned by the firm, नहीं सर ये भी implicit है। पेमेंट ऑफ वेजेस बाय फर्म, अरे भाई साहब मिल गया हमको, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय फर्म, नहीं सर। 25 का क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। 25 का समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is an example of implicit cost। implicit cost का क्या एग्जांपल है, implicit cost का क्या एग्जांपल है। interest that could have been earned on retained earning used by the firm to finance expansion। पेमेंट ऑफ रेंट, नहीं सर ये तो एक्सप्लिसिट है। इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय फर्म फॉर फंड्स बोरोड फ्रॉम बैंक, सर ये भी जो है एक्सप्लिसिट है। पेमेंट वेजेस, सर मिल गया रे, मिल गया मेरा भाई, मिल गया, 26 का है, 26 का है सर। रेड वाले इंपॉर्टेंट है, उसको हमको छोड़ के नहीं जाना है, रेड वाले इंपॉर्टेंट है, उसको हमको छोड़ के नहीं जाना। अब आ गया अपना एक और ग्राफ, पहले खुद करो फिर मैं करवाऊंगा, पहले खुद करो फटाफट, पहले खुद करो फिर मैं करवाऊंगा, जल्दी से खुद करो फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, अच्छे से जो है पूरा ग्राफ बना के करना है और पूरा कंसंट्रेशन के साथ करना है।
क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29, क्या आपने टेबल ड्रॉ करी? क्या आपने टेबल ड्रॉ करी? जल्दी बताइए, क्या आपने टेबल ड्रॉ करी? जल्दी बताइए, क्या आपने टेबल ड्रॉ करी? क्या आपने टेबल ड्रॉ करी? जल्दी बता दीजिए। चलो भैया, आप टेबल मेरे साथ एक बार बना लीजिए। एक बार टेबल मैं बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है सर, टेबल कैसे बनाते हैं आज आप बताइए दो। देखो भाई, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है दिक्कत परेशानी आती थी। ध्यान से देखिएगा कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट लिखो। सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट लिखो। आउटपुट कैसे लिखोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लिख लिया आउटपुट? बिल्कुल सर, आउटपुट लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो है सर, अब यहाँ पर आउटपुट की जगह यहाँ पर अपने को लिखना है टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टोटल कॉस्ट भी लिख लेते हैं अपन। 240, 330, 410, 480, 540, 610, 690। लिख लिया सर? लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब यहां पर तुम देखोगे फिक्स कॉस्ट, जब आपका जीरो आउटपुट है और 240 कॉस्ट आ रही, इसका ये मतलब है कि आपकी फिक्स कॉस्ट है 240। हमेशा यहाँ पर 240 लिख लो। हमेशा यहाँ पर 240 लिख लो। लिख लो 240, फटाफट फटाफट 240 लिख लो। 240 240 फटाफट लिख लो। लिख लिया? सर अब क्या वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो आप? यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टोटल कॉस्ट में से अगर हमने माइनस कर दिया, सर अगर हमने माइनस कर दिया टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। कैसे निकलेगी सर? बिल्कुल निकल जाएगी। 240 माइनस 240, वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो आ जाएगी यहाँ पर। 330 माइनस 240 कितनी आएगी? 60 प्लस 30, 90। 410 माइनस 240 कितनी आ जाएगी? 60, 160, 170। ऐसा करके आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जल्दी बताइए सर, आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। बिल्कुल आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फटाफट 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 उसको कैलकुलेट करके हमको लिखना है। 330 माइनस 240 कितना आ जाता है सर? 90। सर 410 माइनस 240, 60 प्लस 170। 480 माइनस 240 सर 240। सर 540 माइनस 240, 300। 610 माइनस 240 कितना आ जाता है? 60 और 370। सर 690 माइनस 240, 50 और 450। सर मार्जिनल कॉस्ट भी आप फटाफट निकाल लोगे आप? सर बिल्कुल मार्जिनल कॉस्ट हम फटाफट निकाल लेंगे। सर कैसे निकाल सकते हैं? सर 0 और 90 के बीच में सर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन एक बार बेसिक्स से मैं बता रहा हूं आपको। बेसिक्स बता रहा हूं सब स्टूडेंट्स को, ताकि उनको बाद में कोई समस्या ना आए। बाद में उनको समस्या नहीं आए जिसको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे वाले क्वेश्चन में। 170 माइनस 240 कितना आएगा सर? 40 और 30, 90। सर 300 माइनस 240 कितना आ जाएगा सर? 60। सर 300 माइनस 370 कितना आ जाएगा सर? 70। 450 माइनस 370 कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए, 450 माइनस 370 कितना आ जाएगा? सर 80 आ जाएगा सर? बिल्कुल बताइए। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखते रहिए। सर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है अपने को 2 यूनिट की। 2 यूनिट्स की अपने को एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो क्या हम 240 को 2 से डिवाइड कर दें? सर बिल्कुल आ जाएगा आंसर। 240 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सर 120 आंसर आ जाएगा। 27 का सी। 27 का सी। 27 का सी। बात समझ में आ रही है? सर मार्जिनल कॉस्ट 6 यूनिट की अगर हमको निकालनी हो, 6 यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे? सर हमने पहले ही निकाल ली 80। आंसर आ जाएगा 28 का सी। सर डिमिनिशिंग मार्जिनल स्टार्ट कहां से हो रही है? सर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो यहाँ पर देखो 80 से लेकर 90। जैसे ही आपकी कॉस्ट बढ़ी सर, जैसे ही आपकी कॉस्ट बढ़ेगी
सर आपका जो है रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा। सर जैसे ही आपकी कॉस्ट बढ़ेगी आपका जो है कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। सर आंसर क्या होना चाहिए? सर आंसर क्या होना चाहिए? देखिए ध्यान से, सर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 90 आएगा, यहाँ पर जो है 80 आएगा, 240 माइनस 70, 40 प्लस 30, यहाँ पर 70 आना चाहिए ना, 40 प्लस 70, 40 प्लस 30 70 आना चाहिए। हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो 90, 80, 70, 60, यहाँ पर इंक्रीज कहां से हो रहा है? सर फोर्थ से फिफ्थ यूनिट पे हो रहा है। सर 60 टू 70 यूनिट्स पर इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही थी, सर आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही थी, लेकिन उसने बैकवर्ड टर्न कहां से मारा? सर 60 टू 70 से मारा। तो आंसर क्या होना चाहिए? सर आंसर क्या होना चाहिए? आंसर वुड बी 4 एंड 5। बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 29 का भी डन है? सर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 भी डन। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। एवरीवन क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। मार्जिनल कॉस्ट कैसे डिफाइन की जा सकती है? मार्जिनल कॉस्ट कैसे डिफाइन की जा सकती है? सर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं जमान, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू अ 1 यूनिट चेंज इन एन आउटपुट। नहीं यार, 1 यूनिट थोड़ी ना हो चेंज इन आउटपुट, और आउटपुट थोड़ी ना होता, कॉस्ट होता है ना यार। नहीं नहीं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ इनपुट। नहीं 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 सर, टोटल कॉस्ट का चेंज देखना है अपने को, 1 यूनिट में चेंज। सर आंसर शुड बी 30 का है, 30 का है। बात समझ में आई सर? क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 एवरीवन जल्दी से सब पढ़िए, एक बार ठीक से पढ़िए इसको, क्वेश्चन नंबर 31 को, 31 को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 31 को अच्छे से पढ़ना है। क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, कौन सी रिलेशनशिप ट्रू है बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। हम जो है सबसे पहले क्या कर लेंगे पता है सर? सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमको रिलेशनशिप पता है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट छोटा होता है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? फॉल। सर जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट से, तो अपना एवरेज कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम पर। और सबसे लास्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो जाता है एवरेज कॉस्ट से, तो क्या होता है? एवरेज कॉस्ट बढ़ जाता है। अब यहां पर देखो कौन सी वाली फुलफिल हो रही है। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट इज फॉलिंग। मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट इज फॉलिंग। क्या ये आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 31, क्या आपको ये सही लग रहा है? जल्दी बताइए, क्या आपको ये सही लग रहा है? नहीं सर, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, बिकॉज ये वाली रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद ये देखिए, एवरेज टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट विद मार्जिनल कॉस्ट एट मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट विद मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट। नहीं नहीं नहीं, ये वाला होता है ना, एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर जाना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पर थोड़ी जाना चाहिए, ये भी गलत है। मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स विद एवरेज टोटल कॉस्ट एट मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। ये सही लग रहा है, यह सही लग रहा है। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, देन एवरेज टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। सर ये भी गलत लग रहा है। सर ये लेस देन वाला है, तो ये एवरेज कॉस्ट तो अपना जो है डिक्रीज होगा। सर ये डिक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज थोड़ी ना होगा। आंसर क्या होगा 31 का? सर 31 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। सर बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट फंक्शंस। सर एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं, ये तो ऐड होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं नहीं, ये भी एवरेज, हाँ ये सही लग रहा है। नहीं नहीं, ये भी गलत लग रहा है। एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं सर, ये भी गलत। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज, हाँ ये सही लग रहा है 32 का। 32 का आंसर क्या होगा सर? 32 का आंसर होगा डी, क्योंकि अगर आपने एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे करते हो नहीं करते हो? सर बिल्कुल करते हैं। अगर हमको एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो क्या करोगे सर? एवरेज टोटल कॉस्ट में से आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। बात तो सही, सही है नहीं है? सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फर्म्स कॉस्ट फंक्शन। क्या डिटर्मिनेंट नहीं है? नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फर्म्स कॉस्ट फंक्शन। जो बताइए, नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फर्म्स कॉस्ट फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस ऑफ लेबर, टैक्सेस, प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट। नहीं सर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आउटपुट से कैसा लेना देना भाई साहब? आउटपुट से कैसा लेना देना मुझे बताइए? आउटपुट से कुछ लेना देना रहेगा क्या जीवन में? आउटपुट से कुछ लेना देना रहेगा? नहीं सर।
उस वो कितने में बेच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो कितने में बेच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना कॉस्ट हमको पड़ रहा है सर हम वो देखेंगे, कितना कॉस्ट वो हमको पड़ रहा है सर हम वो देखेंगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, which of the following statement is correct concerning the relationship among the firm's cost function? कौन सा सही है? टोटल कॉस्ट, ये सर ये दोनों तो ऐड होना चाहिए, तो गलत है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट में टोटल नहीं सर, ये गलत है। टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, सर ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है सर, ये सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा सर? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा सर? 34 का आंसर होगा सी, बिकॉज सर हमको पता है टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे निकालते नहीं निकालते बिल्कुल। सर अगर हमको टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर ले, आ जाएगा आंसर हाँ। क्वेश्चन नंबर 34 का सी, क्वेश्चन नंबर 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, सपोज आउटपुट इंक्रीजेस इन द शॉर्ट रन, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है शॉर्ट रन में, टोटल कॉस्ट को क्या होगा? टोटल कॉस्ट को क्या होगा? सोचिए समझिए और बताइए टोटल कॉस्ट को क्या होगा? इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ओनली, यार इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, हाँ सही लग रहा है। इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, नहीं फिक्स का इंक्रीज होती है। डिक्रीज इन द फर्म इन द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये तो कुछ भी था यार। इंक्रीज इन द फर्म इज इन द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग, नहीं शुरू में तो क्या होगा? इंक्रीज होगी ना भाई, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से तो इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, नंबर 36 ठीक से पढ़िए इसको, मैं भी पानी की बोतल लेके आया। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए इसको। क्या होगा रे इसका? क्या क्या आंसर फॉल्स है बताइए, फॉल्स कौन सा है? फॉल्स कौन सा होगा? हमको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स पर करेक्ट निकालना, फॉल्स ऑड इन वन आउट को हमको अलग करना है। सर क्या बोला है? इट रिप्रेजेंट्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इट रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक लग रहा है, ठीक है। इट इज डिराइव फ्रॉम सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, का हाँ छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से बनती तो अपना लॉन्ग रन बनता है, सर ये भी सही है। द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट ऑफ at its minimum point of the long run average cost curve represent the least cost plant size for all level of outputs, all level of outputs, नहीं नहीं, जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व रहता है, जो अपने मिनिमम पॉइंट पर रहता है, क्या वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का ये रिप्रेजेंट करता है कि वो लीस्ट कॉस्ट दिखा रहा है सारे लेवल ऑफ आउटपुट का? नहीं सर, आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। एज आउटपुट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय फर्म इंक्रीजेस अलोंग द कर्व, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होता सर। इनकरेक्ट कौन सा है? फॉल्स कौन सा है सर? इनकरेक्ट होगा 36 का सी, 36 का सी। सर क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, द नेगेटिव स्लोप फॉलिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से होता है? जो फॉलिंग पार्ट होता है सर वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? सर डिस इकोनॉमिक्स की वजह से? नहीं नहीं सर, डिस इकोनॉमिक्स तो आपने नहीं बताया था, आपने बोला था सर अच्छी अच्छी चीजें होंगी। डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से? सर नहीं। डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड इन कोऑर्डिनेटिंग द मेनी एक्टिविटीज लार्ज, सर ये भी अच्छी चीज नहीं लग रही। सर अच्छी चीज तो ये लग रही है, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी द रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन। नेगेटिवली स्लोप मतलब फॉलिंग, फॉलिंग 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 पार्ट ऑफ कॉस्ट किसकी वजह से होगा? फॉलिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट सर अच्छी चीज की वजह से होगा, और उसका नाम है ये। फॉलिंग पार्ट सर किसकी वजह से होगा? अच्छी चीज की होगा, उसका नाम है। बात समझ में आई क्या?
क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 38, पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन नंबर 38%। पॉजिटिवली स्लोप्ड या फिर राइजिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट। सर पॉजिटिवली स्लोप्ड या फिर राइजिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सर किसकी वजह से होगा? सर ये बुरी चीजों की वजह से होगा। सर ये जो पॉजिटिव स्लोप है, राइजिंग है, सर ये बुरी चीज की वजह से होगा। होगा नहीं होगा सर? बुरी चीज की वजह से, सर बुरी चीजों की वजह से होगा, डिस इकोनॉमीज वगैरह की वजह से होगा। मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाँ सही लग रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न, नहीं ये तो अच्छी चीज है। द फर्म बीइंग एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, सर ये भी अच्छी चीज है। सर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, सर ये भी अच्छी चीज। सर बुरी चीज कौन सी थी? 38 का है, 38 का है। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, अब जो है तुमको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, दिमाग चलाओ, अपना दिमाग चलाओ। जो फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट है, सर जो फर्म्स की एवरेज टोटल कॉस्ट है वो 300 रुपीज है 5 यूनिट पर। कितना है? रुपीज 300 है। क्या एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी यूनिट्स पर? सर कितनी यूनिट्स पर? 5 यूनिट। सर 5 यूनिट पर। मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट अगर मैं एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट से तो मेरा आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। 300 इंटू 5 कितना आएगा? सर 1500, 1500। उसी प्रकार आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट 320 है 6 यूनिट पर। सर 6 यूनिट पर कितनी है? सर 6 यूनिट पर कितनी है? सर 6 यूनिट पर है रुपीज 320, रुपीज 320। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 1920। सर इन दोनों का डिफरेंस जो होगा सर वही तो मार्जिनल कॉस्ट बनेगा, और वही तो वो पूछ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट बता दो हमको 6 यूनिट की। कितना आ रहा है आंसर? सर आंसर आ रहा है 420, आंसर आ रहा है 420। क्या हम टिक कर दें 420? क्या हम टिक कर दें 420? सर बिल्कुल 420। सर हम टिक कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं 420, बिल्कुल अच्छी तरीके से टिक कर सकते हैं। क्या 420 टिक कर दिया आपने? समझ में आया कैसे 420 आया? सर डिफिकल्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी अच्छे से ऐसे सॉल्व किया जा सकता है अगर उसका प्रेजेंटेशन आप ठीक रखो तो। उसका प्रेजेंटेशन आप ठीक रखो तो। बात समझ में आई क्या? सर क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, लेकिन हमारा जो है सर, हम जो है पूरे कॉन्सेंट्रेशन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। सर हमारे सामने बोला हुआ है अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट और उसका एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है सर? 150 and has to pay 350 to its fixed factor of production whether it produces or not. How much of the average total cost is made up of variable cost curve? ओहो ओ सर, हम क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो आप यूनिट्स लिखिए, लिखिए लिखिए यूनिट्स लिखिए सर, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ यूनिट्स लिखिए। वैसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले ये लिखिए यूनिट्स, यूनिट्स कितनी है सर? 7। यूनिट्स कितनी है सर? 7। एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है? सर एवरेज टोटल कॉस्ट आप लिखिए, एवरेज कॉस्ट लिखिए आप 150, 150। अब मुझे टोटल कॉस्ट बता दीजिए कितनी आएगी? सर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? सर अब आसानी से टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है सर, बिल्कुल निकाली जा सकती है। एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 150 इंटू 7, 1050, 1050 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आ जाएगी सर, बिल्कुल आ जाएगी। सर ये बोल रहे हैं कि हमारा फिक्स्ड फैक्टर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 350 है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी 350 है, बिल्कुल सर 350। अगर मैं तुमको बोलूं वेरिएबल कॉस्ट निकाल के बताओ मेरे को, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे? सर बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? सर टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। कितना आएगा आंसर? 1050 माइनस 350 कितना आएगा आंसर? सर 700 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सर 700 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये क्या पूछ रहे हैं सर? ये पूछ रहे हैं कि हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व में वेरिएबल कॉस्ट का क्या हिस्सा है। तो मैं यूं बोल दूं ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहे हैं सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहे हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी सर? कुछ भी नहीं, 700 से आप डिवाइड कर दीजिए 7 को, 700 से आप डिवाइड कर दीजिए 7 को। कितना आएगा आंसर? सर आंसर आएगा 100, आंसर आएगा 100। आंसर क्या आएगा सर? आंसर आएगा 100। क्या तुमको क्वेश्चन समझ में आया? क्या तुमको आंसर समझ में आया मेरे दोस्त? जल्दी बताइए। मजा आ रहा है सॉल्व करने में? बिल्कुल मजा आ रहा है सर। सर आंसर आ गया 100। आंसर आ जाएगा 100, बिल्कुल सर। पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, जितना हो सके उतना अपना बेस्ट दो। आगे पीछे की मत सोचो, मैं लेट हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं। पूरा 100% अपने को बेस्ट देना है अपना। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। सर फर्म के पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 1000।
सर 5 यूनिट ऑफ आउटपुट है। सर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सर 400। सर व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। हमको क्या करना है सर, सर आपने हमको जो है शॉर्टकट बता दिया है, एक एक करके चीजें लिखते जाओ। सबसे पहले लिखो यूनिट्स। यूनिट्स कितनी है सर, यूनिट्स कितनी है। सर जब फटाफट काम करोगे ना तो इतना अच्छे से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बस समझा रहा हूँ। एग्जाम में तो फटाफट दिमाग चला के फटाफट चीजें करते जाना। यूनिट्स कितनी है 5। यूनिट्स कितनी है सर 5, लिख दी 5। बिल्कुल सर, यूनिट्स हमको लिख देनी है 5। इसके बाद मेरे को बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, फिक्स कॉस्ट कितनी है सर 400। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है सर 400, 400 लिख दिया। यहाँ पर देखो फर्म एज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1000 एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी लिख दोगे सर, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लिख दोगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लिख दोगे सर, वेरिएबल कॉस्ट लिख देंगे 1000। मुझे ये बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सर। वेरिएबल कॉस्ट भी आपने एक बार की लिख दी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सर 1400, 1400 आएगी। सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट हमको बताओ 5 यूनिट ऑफ आउटपुट पर। सर एवरेज टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालनी तो आप कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सर 1400, कितनी यूनिट है 5। 1400 को 5 से डिवाइड कर दे मेरे लाल, 1400 को 5 से डिवाइड कर दे, फटाफट डिवाइड कर दे। सर आंसर कितना आएगा, सर आंसर कितना आएगा, सर आंसर आएगा 280। आंसर आएगा 280। क्या तेरा 280 मिल गया, 280 मिल गया सर। हाँ 41 का है, 41 का है। मजा आ रहा है सर, बिल्कुल मजा आ रहा है, कोई इशू वाली बात है ही। अच्छे से सारी चीजें क्लियर होती जाए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। सर एक फर्म है, उसका एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है सर, ₹20 है 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के पास। सर व्हाट विल बी एट 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर सर कितना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। सर इसका कैसे करेंगे, सर यहां पर लिखेंगे यूनिट्स, सर यहां पर लिखेंगे यूनिट्स। यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स कितनी है सर 6 यूनिट्स है। सर कितनी यूनिट्स है 6 यूनिट्स है। इनने दी क्या रखा हमको, एवरेज फिक्स कॉस्ट। आप क्या लिखोगे सर, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट लिख दो। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट है 20। मेरे को ये बताओ फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे आप, मुझे ये बताओ फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे सर, बिल्कुल फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, 6 इंटू 20, 120 निकाल लोगे 120। अब ये मुझसे पूछ रहा है 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा। 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा। सर मैं कैसे निकालूंगा एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 4 यूनिट, एट 4 यूनिट्स कैसे निकालूंगा सर, आप कुछ भी नहीं करोगे, फिक्स कॉस्ट जो है आपकी 120 उसको 4 से डिवाइड कर दो। क्या आंसर कितना आएगा सर, आंसर आएगा 30 और वही मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का, 42 का बी। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 42 का जो है आंसर आ जाएगा अपने 20। सब सॉल्व करते जाओ साथ साथ, बहुत मजा आएगा जीवन में, बहुत मजा आएगा जीवन में। समझ में आ रहा है बात, बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। सर क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है सर, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द सर्विस ऑफ अ डॉक्टर आर कंसिडर्ड एट प्रोडक्शन, बिल्कुल सर। मैन कैन क्रिएट मैटर, नहीं भाई, ब्रह्मांड थोड़ी ना बना सकते हैं हम। द सर्विस ऑफ अ हाउस होल्ड आर कंसिडर, नहीं है सर, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैन क्रिएट्स अ टेबल, ही क्रिएट्स अ मैटर, नहीं सर ऐसा भी नहीं होता। आंसर क्या होगा सर 43 का, 43 का है सर। जो डॉक्टर की सर्विसेज है उसको भी हम प्रोडक्शन मानते हैं। सर डॉक्टर की सर्विसेज को हम क्या मानते हैं सर, हम प्रोडक्शन मानते हैं। बात समझ में आ रही है, मानते नहीं मानते सर, बिल्कुल मानते हैं, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं उसमें। नंबर 44। सर इसमें से एंटरप्रेन्योर क्या करता है सर, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो बताइए एंटरप्रेन्योर क्या करता है। क्या बिजनेस शुरू करता है, रिस्क बियर करता है, इनोवेट करता है। सर हमको लग रहा है सर ऑल ऑफ द अबोव इसका, बिकॉज सारे काम करता है ना एंटरप्रेन्योर। बिजनेस भी शुरू करता है सर, वो रिस्क भी बियर करता है सर, वो जो है इनोवेट भी करता है सर, वो ऑल ऑफ द अबोव वाला काम करता है सर, वो ऑल ऑफ द अबोव वाला काम। क्वेश्चन नंबर 45। सर क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाइए। सर इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लास्टिंग टू। सर 6 महीने तक चलेगा। सर टाइम की तो बात ही नहीं कर रहे थे। 5 साल तक चलेगा, टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, सर नहीं सारे थोड़ी ना होते। एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स, आंसर वुड बी डी, आंसर वुड बी डी। 45 का आंसर वुड बी। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। इफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आर प्रेजेंट, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आर प्रेजेंट मतलब क्या, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आर प्रेजेंट देन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 10%, देन क्या होगा, 10% से सब इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, आउटपुट विल बी डिक्रीज बाय 10%, आउटपुट विल इंक्रीज बाय 10%, आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%, आउटपुट विल इंक्रीज बाय मोर देन 10%। सर आंसर क्या होगा सर इसका, 46 का सी होगा। एक बार मैं तुमको बता दूं, एक बार मैं तुमको बता दूं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर।
कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर और डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। हमेशा याद रखना हमारा आउटपुट बढ़ेगा, मतलब क्या होगा सर, यहां पर भी परसेंटेज इंक्रीज तो होगा, आउटपुट में इंक्रीज इन आउटपुट तो होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट तो होगा, लेकिन ग्रेटर देन होगा किससे, परसेंटेज इंक्रीज। देखो हमेशा इंक्रीज वर्ड आ रहा है इन इनपुट, इन इनपुट। हमेशा याद रखना इंक्रीज तो वर्ड आएगा, क्या आएगा, इंक्रीज और इंक्रीज। यहां पर देखो कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, परसेंटेज इंक्रीज इन, देखो यहां पर भी इंक्रीज आया, आउटपुट इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट। देखो दोनों में इनपुट आया लेकिन इक्वल टू आ गया, ये दोनों में इंक्रीज आया सर, इंक्रीज कौन सा सर, इंक्रीज आया, इसमें भी इंक्रीज आया, इसमें भी इंक्रीज आया। यहां पर देखो डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, परसेंटेज यहां पर भी इंक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज कहीं पर भी नहीं आ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन। सर ऐसा मत समझना कि यार डिक्रीज वाला वर्ड आ जाएगा तो सर डिक्रीज विक्रीज कुछ ना कुछ होगा, डिक्रीज विक्रीज कुछ ना कुछ होगा, नहीं डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा लेकिन कम प्रोपोर्शनेट होगा। सर हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था जब हमारे इनपुट जो है इंक्रीज कर दिए 10% से, तो भैया इंक्रीज तो हमेशा होगा, ये डिक्रीज वाला वर्ड है ना, इसको तो हटा ही देना। आउटपुट विल इंक्रीज बाय 10%, नहीं सर ये तो कांस्टेंट में हम जो है टिक करते, इसको तो हम कांस्टेंट में टिक करते। आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%, इसका तो आंसर ये था ही। आउटपुट विल इंक्रीज बाय मोर देन 10%, सर इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न में टिक करते, हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न में टिक करते। बात समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया तुमको अच्छे से, ये टेबल समझ में आई तुमको, टेबल समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, मैं ऐसा आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47, नंबर 47 ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 47। यहां पर अपने को क्या देखना है सर, प्रोडक्शन फंक्शन में कौन सी रिलेशनशिप होती है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट में, कौन सी रिलेशनशिप होती है, अनदर कॉम्बिनेशन दैट यील्ड द सेम आउटपुट, हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट, increase in output generated by one unit, increase in one output, all level of output that can be generated by those inputs। नहीं सर हम तो देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में भैया हमको कितना मैक्सिमम जो है आउटपुट आ सकता है, क्या है हमारा फोकस एरिया, क्या रहता है सर, हमारा हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट किसमें आ सकता है सर, हमारा फोकस एरिया वो रहता है, रहता नहीं रहता है सर, बिल्कुल रहता है। प्रोडक्शन फंक्शन में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है मैक्सिमम मैक्सिमम कैसे आउटपुट को अचीव किया जा सकता है, हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट कैसे लाया जा सकता है गिवन कॉम्बिनेशन इनपुट में, हम जो है कोशिश यही करते हैं। 47 का, 47 का भी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए। बात समझ में आई है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, सर इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इट मस्ट बी ट्रू दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इट मस्ट बी ट्रू दैट। हमेशा याद रखना जब भी तुमको ऐसी दिक्कत आए ना तो क्या करना सर, जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा रहेगा, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, राइज होगा। सर जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से बराबर होगा, आपका एवरेज प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पर होगा। सर जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन एवरेज प्रोडक्ट होगा तो आपका एवरेज प्रोडक्ट फॉल होगा। ये वाली जो है रिलेशनशिप हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट, बिलो कौन सा हो जाता है सर, ये बिलो ये हो जाता है। सर हमको बस ये पकड़ना है एवरेज प्रोडक्ट फॉल कहां हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट फॉल कहां हो रहा है सर, एवरेज प्रोडक्ट फॉल कहां हो रहा है सर, ये क्या आंसर 48 का सी लग रहा है क्या तुम लोगों को, मुझे बताइए आंसर 48 का सी लग रहा है क्या, आंसर लग रहा है 48 का सी टिक। सर मस्त रिलेशनशिप है, बस रिलेशनशिप पर डटे रहो, तुम्हारा आंसर फटाफट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर इज मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज, सर ये ऊपर ही हमने रिलेशनशिप देखी रे, ये देखो सर कब मैक्सिमाइज हो रहा है सर, जब वो इक्वल है, दोनों इक्वल है, 49 का, 49 का ए, 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 50, सर क्वेश्चन नंबर 50, सर क्वेश्चन नंबर 50, सर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ड्रॉन अंडर ऑल ऑफ द अजम्पशन मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट, कौन सा अजम्पशन नहीं है वो पकड़ना है सर, कौन सा अजम्पशन नहीं है वो पकड़ना है सर, कौन सा अजम्पशन नहीं है वो पकड़ना है, पकड़ लोगे।
टेक्नोलॉजी चेंजिंग, सर ये ही तो है। देयर मस्ट बी इनपुट हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स्ड, ये भी सही है। वी कंसीडर ओनली फिजिकल इनपुट एंड नॉट इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स, ये भी सही है। टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड स्टेबल, ये भी सही है। सर कौन सा आएगा 50 का? सर 50 का एक ये ही है दोगला, दोगला सर यही है। क्वेश्चन नंबर 50 का दोगला कौन है सर? क्वेश्चन नंबर 50 का दोगला यही है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? सर प्रोडक्शन फंक्शन है क्या? प्रोडक्शन फंक्शन है क्या, मुझे बताइए। टेक्निकल रिलेशनशिप है क्या फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में? बताइए। टेक्निकल रिलेशनशिप है। सर लग तो रहा है टेक्निकली रिलेशनशिप है। सर रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या? नहीं यार, ऐसा तो कोई रिलेशनशिप देखा ही नहीं था। रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और यूटिलिटी क्रिएटेड बाय, नहीं सही है, तो कंज्यूमर बिहेवियर पर पहुंच गया। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एंड टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द आउटपुट, सर ये भी नहीं लग रहा है। सर यही होगा 51 का, यही होगा, बिकॉज ये तीनों तो लग नहीं रहे। टेक्निकल रिलेशनशिप ही होती है इनपुट और आउटपुट में, किसमें? प्रोडक्शन, किसमें? प्रोडक्शन फंक्शन में। ओके सर, दोगला लग गया सर हमको। लॉ ऑफ प्रोडक्शन कहां पर नहीं फॉलो होता है? लॉ ऑफ प्रोडक्शन कहां पर फॉलो नहीं होता है? कहां पर फॉलो नहीं होता बताइए। रिटर्न टू स्केल में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर में, कहां फॉलो नहीं होता है? कहां पर फॉलो नहीं होता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन? सर लॉ ऑफ प्रोडक्शन स्केल में, मतलब लॉन्ग रन में भी फॉलो होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर में भी फॉलो होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन में फॉलो होता है, लेकिन ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स में फॉलो नहीं होता। यही है दोगला अपना, यही है दोगला अपना, बिकॉज इन सब में ये तो लॉन्ग रन में फॉलो हो जाता है सर, ये शॉर्ट रन में फॉलो हो जाता है सर, ये भी शॉर्ट रन में फॉलो हो जाता है, लेकिन ये जो दोगला है ये फॉलो नहीं होता, दोगला फॉलो नहीं होता। नंबर 53, सर क्वेश्चन नंबर 53, हार नहीं मानना है, ठान के बैठो कि सारे एमसीक्यूज में करके ही दम लूंगा, सारे एमसीक्यू में करके ही दम लूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जीवन। एंड आइसोकॉन क्या शो करता है? सर आइसोकॉन क्या शो करता है? all the alternative combination of two input that can be produced by using a given set of output fully and in the best possible way। अच्छा तो लग रहा है, पढ़ के अच्छा लगा सर। क्वेश्चन नंबर 53, all the alternative combination of two product among which producer is indifferent because they yield the same profit। same profit नहीं नहीं, same profit की बात नहीं आती। all the alternative combination of two input that yield the same level of output, हाँ सर ये सही लग रहा है, सर ये सही लग रहा है। सर क्या बोथ बी एंड सी होगा? सर ये प्रॉफिट वाली बात ना मुझे चुभ रही है सर, प्रॉफिट की तो हमने कोई बात ही नहीं करी थी, प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं होती। हाँ ये तो नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं आंसर हो सकता। चलो ए को एक बार और पढ़ के आते हैं, सर ए को एक बार और पढ़ के आते हैं। ये क्या बोल रहा है? ऑल द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन सेट ऑफ आउटपुट, combination of two inputs that can be produced by using a given set of output fully in the best possible way। यूजिंग अस आउटपुट, नहीं नहीं सर, यूजिंग द आउटपुट नहीं, इसका आंसर सी ही होना चाहिए। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है सी ही होना चाहिए सर, इसका आंसर सर सी ही होना चाहिए, बिकॉज सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन सर हमको तभी मिल सकता है सर, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमको तभी मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बेस्ट तो हमको सर सी ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाइए। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती है वो एग्जिस्ट करती है बिकॉज एज अ फर्म इंक्रीजेस इट्स साइज इन द लॉन्ग रन। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों एग्जिस्ट करती है, मुझे बताइए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों एग्जिस्ट करती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट ही क्यों करती है लॉन्ग रन? बिकॉज लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन द एक्टिविटीज, ये ठीक लग रहा है सर। एज अ लार्ज इनपुट बायर द फर्म कैन गेट फाइनेंस एट लोअर कॉस्ट एंड परचेज इनपुट्स एट लोअर, ये भी सही लग रहा है। अ फर्म कैन अफोर्ड एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, सर ये भी सही लग रहा है। क्या सर मैं ऑल ऑफ द अबव कर दूं क्या इसका आंसर? सर ऑल ऑफ द अबव कर दूं क्या? सर 54 का डी होगा सर, 54 का डी होगा। बात समझ में आ रही है क्या? 54 का डी हो गया, बिकॉज ये सब कुछ लगेगा। सर क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइए। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर मैन, कॉन्सेंट्रेट हियर। सर द प्रोडक्शन फंक्शन हमको क्या दिखलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन हमको क्या दिखलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन हमको क्या दिखलाता है? रिलेशनशिप दिखलाता है क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स में और रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट में, क्वांटिटीज ऑफ इनपुट में और रिजल्टिंग क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक लग रहा है, ठीक है। tells us maximum attainable output from a given combination of input। ये भी ठीक लग रहा है। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, सर ये भी ठीक लग रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 55 का मैं डी कर दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 55 का डी कर दूं क्या? हाँ रे मेरे भाई, अगर तेरे को सब कुछ ठीक लग रहा है तो 55 का डी करेगा ना। यहाँ पर देखो,
क्वेश्चन नंबर 56 को ठीक से देखो, क्वेश्चन नंबर 56 को ठीक से देखो मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है ये क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 क्या शो कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 क्या शो कर रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब बिलो एग्जिबिट। देखो यहाँ पर अपने को ना मार्जिनल प्रोडक्ट की बहुत बात हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट। सबसे पहले तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लो, बिकॉज ये आउटपुट जो होगा ये टोटल प्रोडक्ट होगा ना। हाँ सर, ये टोटल प्रोडक्ट होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे? यहाँ पर तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा, 23 माइनस 23 यहाँ पर कितना होगा? 23 होगा। सर 40 माइनस 23 कितना होगा? सर 17 होगा। सर यहाँ पर 50 माइनस 40 कितना होगा? सर 10 होगा। यहाँ पर सर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा फॉल होते जा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा फॉल होते जा रहा है। कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टिक कर देना चाहिए क्या? सर नहीं। सर डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, हाँ सर डिमिनिश तो हो रहा है, देखते हैं अभी। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सर नहीं। इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं। सर आंसर क्या होगा? सर 50 का डी। मतलब हमको क्या निकालना पड़ गया? मार्जिनल प्रोडक्ट हमको निकालना पड़ गया। हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। बात समझ में आई? हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन? वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है शॉर्ट रन में? वेरिएबल कॉस्ट का हमको पता लगाना है, वेरिएबल कॉस्ट का हमको पता लगाना है। रेंट ऑफ द फैक्ट्री नहीं सर, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री लेबर, हाँ ये वेरिएबल लग रही है, ये लग रहा है मुझको वेरिएबल कॉस्ट। सर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोड फाइनेंशियल, ये भी फिक्स्ड है। सर पेमेंट ऑन लीज, सर ये भी फिक्स्ड है। सर वेरिएबल कौन सी लग रही है? 57 का, 57 का बी, 57 का बी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 ठीक से पढ़ने का सर, रेड रेड वाले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ठान लो सारे एमसीक्यू हल करके जाएंगे, सारे एमसीक्यू हल करके जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे क्या? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 58, सर क्वेश्चन नंबर 58, द एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइज। एफिशिएंट स्केल कौन सा रहेगा सर? एफिशिएंट दैट क्या मिनिमाइज कर रहा, क्या मिनिमाइज करना मांगता है सर अपने को? एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं सर, मार्जिनल। सर हमको तो टोटल कॉस्ट ही माइनस कर दो सर, टोटल कॉस्ट आप मिनिमम कर दोगे सर, जीवन में सुकून होगा। एवरेज सर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिक्सचर हो गया अपना एवरेज टोटल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट की तो बात ही नहीं है। एवरेज टोटल कॉस्ट आप मिनिमाइज कर दो, जीवन में मजे ही मजा है, मजा ही मना है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको मार्क कर लेना, ये तुमको कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 बड़ा है, आप पहले अच्छे से उसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 59 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 59 अच्छे से रीड करो। टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज बट कंटिन्यू टू इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। सर ये तो बहुत तगड़ा वाला वाला आया, तगड़ा वाला आया है, बहुत अच्छा वाला आया है सर, ये तो मजा आएगा सर इसमें। मेरे को याद दिला दो, मेरे को याद दिला दो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट, सर जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। याद आ रहा है? इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है? याद आ रहा है सर? बिल्कुल याद आ रहा है, बिल्कुल सर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो अपना एवरेज प्रोडक्ट भी जो है इंक्रीज होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो अपना एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। सर जब अपना मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होने लगता है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होने लगता है, तो क्या होता है सर? टीपी जो है इंक्रीज तो होता है सर, डिक्रीजिंग रेट से होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होता है। सर इस पीरियड ऑफ टाइम पर भी सर एवरेज प्रोडक्ट तो इंक्रीज ही होता है, लेकिन अब पॉइंट ऐसा आ जाता है जब अपना मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, ये बराबर पॉइंट आ जाता है। तब इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद अपना मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है,
टीपी इंक्रीज तो होता है लेकिन सर डिक्रीजिंग रेट से होता है, और अब इस पीरियड ऑफ टाइम पर सर अपना एपी भी फॉल होने लगता है, अपना एपी भी फॉल होने लगता है। फिर सर एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका एमपी जीरो हो जाता है, सर आपका एमपी जीरो हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या चीजें होने लगती है सर, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, आपका टोटल प्रोडक्ट फॉल होने लगता है, और सर आपका एवरेज प्रोडक्ट तो सर गिर ही रहा है, एवरेज प्रोडक्ट तो आपका गिर ही रहा है। ऐसा कुछ होने लगता है, नहीं लगता है? बिल्कुल सर, ये रिलेशनशिप आपने पूरी याद दिला दी हमको। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में, क्वेश्चन नंबर 59 में द टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज बट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। क्या बोली है लाइन इसने? इसको डिकोड करना है सर, इसको डिकोड करना है सर, डिकोड करते हैं सर, बिल्कुल डिकोड करते हैं। टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज when average product begins to decrease but continues to increase at decreasing rate। सर हम मार्जिनल प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं इसको, हम एपी से नहीं एमपी से इसको कंपेयर करते हैं। when marginal product is equal to average product is decreasing but at its highest। मुझे बताइए जब मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होता है अपने एवरेज प्रोडक्ट से, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है सर? एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है सर? एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम? सर जब मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होता है अपने एवरेज प्रोडक्ट पर, सर मेरे हिसाब से उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एवरेज प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पर तो होता है, एवरेज प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पर होता है, लेकिन सर वो इंक्रीज होता है सर, हाईएस्ट पर होता है, इंक्रीजिंग होता है। पर when the marginal product curve cuts the average product curve from below, when marginal product curve cuts the average product curve from below, the average product is equal to marginal product। सर बताइए क्या हुआ जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कट करता है एवरेज प्रोडक्ट को फ्रॉम नीचे से, फ्रॉम बिलो। सर बिलो तो कर्व करता ही नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो सर ऊपर की साइड से आता है, सर ये भी नहीं लग रहा। इन स्टेज 2 द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेस मैक्सिमम एंड एट दैट स्टेज। सर जो स्टेज 2 होती है ना, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट से होता है और अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है, और एंड एंड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। सर ये डी वाला सर हमको सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, सर ये डी वाला हमको सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है। क्या आपको भी डी वाला सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है सर? हाँ सर, डी वाला सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, बाकी सब में तो सर हम कंफ्यूज ही हो रहे थे, कुछ ना कुछ गलत हमको लगता ही जा रहा था, ना कुछ हमको तो गलत लगता ही जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 सब पढ़ेंगे एक साथ, अच्छे से पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 60 अच्छे से पढ़िए पहले। अच्छे से क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 होप तुमने पढ़ लिया हो। फिक्स्ड इनपुट सर किसको बोलते हैं? That input whose quantity can be quickly changed in the short run in response to desire of a company to change its production। That input whose quantity cannot be quickly changed in the short run in response to the desire of a company to change। हाँ सर ये सही लग रहा है सर। That input whose quantity can be easily changed in response to the desire of the increase or reduce in the level of production। सर ये भी सही नहीं लग रहा है। The input that demand can be easily changed in response to, नहीं सर इंक्रीज नहीं कर सकते उसको, इंक्रीज नहीं कर सकते सर उसको। क्वेश्चन नंबर 61 सर एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, सर एपी कैसे डिफाइन किया जाता है? एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। क्या टोटल प्रोडक्ट में आप टोटल कॉस्ट डिवाइड कर लोगे तो क्या आपको एपी आ जाएगा? द आंसर इज नो। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट, नहीं नहीं नहीं। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। आंसर इज एवरीवन, आंसर इज 61 का आंसर क्या होगा सर? 61 का आंसर क्या होगा सर? 61 का आंसर होगा सी, 61 का आंसर होगा सी। लास्ट वाला भी पढ़ लो, मार्जिनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट को कहां से डिवाइड कर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 62 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस एक बार ठीक से आप पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 62 ध्यान से एक बार पढ़िए, एक मिनट में आप क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 भी पढ़ के रखना और ध्यान से इसका सोचना।
बताइए बताइए क्या आंसर होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होना चाहिए, क्या सबने अच्छे से पढ़ा, क्या अच्छे से पढ़ा सर? सर, after the inflection point of production function, the greater use of variable input induces a reduction in marginal product. ये भाई, before reaching the inevitable point of decreasing marginal return, the quantity of output obtained can increase at increasing rate. सर, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पहले तो सर ये इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा. द फर्स्ट स्टेज करस्पॉन्डिंग टू द रेंज इन विच एपी इज इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ यूटिलाइजिंग मैट्रिक्स. सर, ऑल ऑफ द अबव होगा ना. ये मैंने तुमको थोड़ी देर पहले तो समझाया सर, ये पूरा पूरा. सर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली तो शो कर रहा है, बताओ. सर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली तो शो कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 63. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है सर? स्लोप किस चीज का होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट बताइए, किस चीज का स्लोप होता है मार्जिनल प्रोडक्ट? सर टोटल प्रोडक्ट कब का होता है वैसे तो? टोटल प्रोडक्ट कब का होता है? क्वेश्चन नंबर 63 फटाक से टिक कर दें क्या? टोटल प्रोडक्ट लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए सर, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए टोटल प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही अच्छा आ गया है. क्वेश्चन नंबर 64 जल्दी से सॉल्व करो दोस्त. क्वेश्चन नंबर 64 तो तुम्हारा है. क्वेश्चन नंबर 64 तुम्हारा है. जल्दी से क्वेश्चन नंबर सॉल्व करिए. क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64. यहां पर दिए हुए हैं 4 यूनिट्स. फर्स्ट 4 यूनिट्स दे रखे हैं. टोटल आउटपुट दे रखा है सर 200, 350, 450 और 500. ठीक है. मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है थर्ड यूनिट का. थर्ड यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. मतलब 450 में से क्या मैं 350 माइनस कर दूं? थर्ड यूनिट का निकालना है तो कर दूं क्या? बताइए, बताइए सब बताइए. हाँ सर कर दीजिए. आंसर कितना आ रहा है सर? 100. आंसर आ रहा है 100. क्वेश्चन नंबर 65 फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने. क्वेश्चन नंबर 65 अच्छे से देखिए, करिए इसको. क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 एवरीवन. सर क्वेश्चन नंबर 65. सर कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स लग रही है? सर एज द फिक्स इनपुट्स ऑफ अ फर्म cannot be changed in the short run, the total fixed costs are constant except when the price of fixed inputs change. क्या ये ट्रू लग रही है तुम लोगों को? बताइए. हाँ सर सही बात है, बात तो सही कह रहा है. The total fixed costs continue to exist even production is stopped in the short run, but they exist in the long run even when production is not stopped. ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है भैया. अगर आप सर अगर आप जो है टोटल फिक्स कॉस्ट जो है कंटिन्यू रहती है हमेशा, लॉन्ग रन में भी कंटिन्यू रहती है. प्रोडक्शन स्टॉप करो नहीं करो, टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कंटिन्यू रहती है. इसका आंसर जो है सर, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सर ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लॉन्ग रन में भी आपकी फिक्स कॉस्ट रहती है. लेकिन फिर भी हम आगे की चीजें पढ़ेंगे. कौन सी? टोटल फिक्स कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल द फिक्स इनपुट्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन. टोटल फिक्स कॉस्ट एज द डिफाइंड. सर ये भी सही ट्रू लग रही है स्टेटमेंट, मतलब ये भी सही है. ये वाली स्टेटमेंट गलत थी, इसीलिए हमने इसको टिक किया. ठीक है सर. इन द शॉर्ट रन फर्म फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी एस्केप इवन प्रोडक्शन इज स्टॉप. ये भी सही लग रही है सर. ये वाली स्टेटमेंट हमको जो है गलत लग रही थी. दिस वाज रॉन्ग, इसीलिए हमने उसको टिक किया. बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 67 66. क्वेश्चन नंबर 66 बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ गया. क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 66. नंबर 66. क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ा जाए. The diminishing marginal return for the first 4 units of variable input is exhibited by the total product sequence.
सर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न हम कहाँ देख सकते हैं? फर्स्ट 4 यूनिट्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। सर हमको ना उसके लिए ना सर वो दिखाना पड़ेगा। सर ये तो डिमिनिशिंग दिख ही नहीं रहा है। सर ये कांस्टेंट दिख रहा है सर 50, 100, 150, 200। सर इसमें चेंज कितना है सर? 50, 50, 50, 50, इसमें भी 50, 50 का चेंज है। सर इन दोनों का सर मेरे को डिफरेंस देखना पड़ेगा। सर इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे? सर 50, 110, 180, 260, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? सर इसमें डिफरेंस है 60 का, इसमें डिफरेंस है 70 का। सर इसमें डिफरेंस है कितना का? 118, 260, कितना डिफरेंस है? 60 और 20, 80 का। सर ये भी इंक्रीजिंग वाला दिख रहा है। सर इसमें डिफरेंस देखता हूँ मैं, 50 का, 90 का, 120 का, 140 का। कितना डिफरेंस आ रहा है सर? 40। सर इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 30। सर इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 20। सर ये आ रहा है सर सही। सर कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होना चाहिए सर? डी आना। आंसर आना चाहिए सर डी। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द आंसर टू द गिवन बिलो इट? क्या बताइए? तो आप सॉल्व करिए, अच्छे से देखिए एक बार इसको, अच्छे से देखिए इसको। सॉल्व होना मांगता, होना मांगता मतलब होना मांगता। करिए इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं जब तक सारे एमसीक्यू खत्म ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। The marginal physical product of the third unit of labor is dash. The marginal product of the dash labor is negative. सर हमको मार्जिनल प्रोडक्ट कौन सी इसकी निकालनी है सर? थर्ड यूनिट ऑफ लेबर की निकालनी, थर्ड यूनिट की। सर थर्ड यूनिट की अगर मेरे को निकालनी है, टोटल प्रोडक्ट इसका दे रखा है, टोटल आउटपुट दे रखा है, टोटल आउटपुट। तो मुझे बताओ टोटल आउटपुट कितना है सर इसका? 20। टोटल आउटपुट कितना है सर इस वाली यूनिट का? 20 है। सर इसके पहले वाली यूनिट का टोटल आउटपुट कितना था? टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट कितना सर? 14 था। नहीं था सर? बिल्कुल था। मतलब सर सेकंड वाली यूनिट पर कितना था? 14 था। थर्ड वाली यूनिट पर कितना सर? 20। मतलब यहां पर ऐसा लिख दूं मैं, सेकंड वाली यूनिट पर कितना था? टोटल प्रोडक्ट कितना था? टोटल प्रोडक्ट कितना था सर? 14 था। थर्ड वाली यूनिट पर टोटल प्रोडक्ट कितना था? थर्ड वाली यूनिट पर टोटल प्रोडक्ट कितना सर? 20। सर क्या मैं मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ? क्या मैं मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ? यस सर। थर्ड यूनिट का इनने पूछा हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट मेरे से मैं निकाल लूंगा 6। 6 निकाल लूंगा। सर इनने एक और चीज पूछी है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द डैश लेबर इज नेगेटिव। सर नेगेटिव तो इसकी होगी 6 की। फिफ्थ से 6 पर गए तो 25 से 25 से आप नीचे आ गए, यहां से ये फॉल हो गया। बताइए यहां से यहां पर फॉल हो गया। सर बिल्कुल फॉल हो गया। सर बिल्कुल फॉल हो गया। मतलब सर आपका जो है थर्ड यूनिट का, सर थर्ड यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना था? थर्ड यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना था? 6। और सर फॉल भी कब हुआ है सर? 6th लेवल पर ये फॉल हो गया। सर 6th लेवल पर फॉल हो गया। आंसर क्या होना चाहिए सर? 6 और 6, ये आंसर होना चाहिए। 67 का डी। 67 का डी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 67 सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। सर क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाइए। इन द थर्ड ऑफ द थ्री स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सर थर्ड वाली स्टेज में क्या होता है? द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो द एवरेज प्रोडक्ट कर्व। ये ठीक लग रहा है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। सर ये भी क्वेश्चन नंबर 68 का क्या होगा सर? ये क्योंकि अपना मार्जिनल प्रोडक्ट थर्ड यूनिट पर क्या चले जाता है? थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है सर? उसके नीचे चले जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट थर्ड वाली स्टेज पे। सर इसके पहले तो इक्वल होता है, इसके पहले हायर होता है। ये थर्ड वाली स्टेज पे क्या होता है? 68 का बी। 68 का बी। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन नंबर 69। जब मार्जिनल कॉस्ट आर बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व, सर क्या होगा? कुछ भी दिक्कत आए क्या कर लेने का? मार्जिनल कॉस्ट जब छोटा है एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा। जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर रहेगा। तब जब मार्जिनल कॉस्ट बड़ा है एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट, अब यहां पर देखो क्या बोला है, एवरेज कॉस्ट और बिलो द एवरेज। मतलब बिलो मतलब ये, बिलो मतलब ये,
एवरेज कॉस्ट को डिक्रीज होना पड़ेगा, फॉल होना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट को फॉल होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 69 सर आंसर वुड बी बी, आंसर वुड बी बस, वेरी इजी पीजी, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीज। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 70, a firm's long run average total cost curve is, एवरेज कॉस्ट कर्व इस सर क्या होगा सर, एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन का क्या होगा, फर्म का एवरेज लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिकल टू इट्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, नहीं नहीं नहीं, मार्जिनल कॉस्ट से तो बहुत डिफरेंट होगा। ऑल्सो इट्स लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बिकॉज इट्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, नहीं यार, कॉस्ट कर्व और वो तो बहुत अलग अलग चीजें हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। In fact, the average total cost curve of the optimum plant in the short run as it is tries to produce at least cost, सर लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, टेंजेंट टू ऑल द कर्व्स ऑफ शॉर्ट रन ऑफ द टोटल कॉस्ट। हाँ सर, आपने बोला था ना छोटे छोटे शॉर्ट रन मिलके ही तो एक लॉन्ग रन बनता है, बोला था नहीं बोला था सर, बिल्कुल बोला था, आंसर वुड बी डी सर, आंसर वुड बी डी। बात समझ में आया नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, in the long run, if a very small factory were to expand its scale of operation, it is likely that it would initially experience क्या होगा, मुझे बताइए क्या होगा सर, इनिशियली एक्सपीरियंस क्या होगा सर, सर इनिशियली क्या एक्सपीरियंस होगा स्मॉल फैक्ट्री का अगर उसको एक्सपांड करना है तो, इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर कांस्टेंट रिटर्न। सर अगर छोटी मोटी फर्म है ना तो सर उसको इनिशियली तो बहुत अच्छा लगेगा, सर इनिशियली तो बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा प्यारा लगेगा, इकोनॉमीज मिलेगी बिकॉज हर कोई सपोर्ट करने वाला होगा, हर कोई उसके बिजनेस को अपना पार्ट बनाने वाला होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी सर, बार्गेनिंग पावर में मदद मिलेगी, इसलिए आंसर क्या होगा सर 71 का, 71 का सी। इनिशियली तो सर अच्छा अच्छा फील होगा छोटी फर्म को, बाद में बुरा बुरा फील होगा। सर फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज, पढ़िए पढ़िए पूरा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 72 अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 भी एक बार ध्यान से पढ़िएगा और इन दोनों का आंसर तैयार रखिए। बताइए सर, आंसर बताइए, क्या आंसर निकाला आपने, सर आंसर निकाला आपने। फर्म के लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व में क्या चीजें होती सर, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है ना वो उसके लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जैसे ही होता है, बिकॉज सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, नहीं सर मार्जिनल कॉस्ट जैसे थोड़ी ना होता है सर, इसका लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व होता है ना वो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप उसके कॉस्ट की और क्वांटिटी सप्लाइड की। सर सप्लाइड की कैसे यार, सप्लाई कर्व थोड़ी नजर आएगा सर, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है उसका ऑप्टिमल प्लांट इन द शॉर्ट रन एज इट इज ट्राइज टू प्रोड्यूस एटलीस्ट कॉस्ट, नहीं सर शॉर्ट रन वाली तो बात ही नहीं आ रही है सर, टेंजेंट टू ऑल शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ये बहुत अच्छा किया।
एंड रिप्रेजेंट द लोएस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, ये मैंने तुमको बताया था जब मैंने डिटेल्ड वन शॉट करवाया था, इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मैंने तुमको बोला था ना, जो लेबर होता है वो कितना देता है, लेबर कितना पार्ट देता है, नहीं नहीं ये अलग चीज है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होगा, डबलिंग ऑल द इनपुट यूज लीड्स टू डबलिंग ऑफ द आउटपुट, नहीं। इंक्रीजिंग द इनपुट बाय 50% लीड्स टू 25% इंक्रीज आउटपुट, नहीं। इंक्रीजिंग इनपुट बाय 1/4, इंक्रीजिंग आउटपुट बाय 1/3, 1/4 मतलब हो जाता है 25%, 1/3 मतलब हो जाता है 66%, मतलब 25% से बढ़ाओ 66% से बढ़ेगा, मतलब सही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 का सी, क्वेश्चन नंबर 73 का सी, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 73 का सी। क्वेश्चन नंबर 74 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 74, that the marginal product of a firm of producing the ninth unit of output is 20, average cost at the same level of output is 15, which of the following must be true, which of the following must be true। the marginal cost कितना है सर, नाइन्थ यूनिट का 20 है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट 20 है, एवरेज कॉस्ट कितना है सर, सेम लेवल ऑफ आउटपुट का सर 15 है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो क्या होगा सर, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बड़ा है, मतलब क्या हो रहा है सर, एवरेज कॉस्ट विल इंक्रीज, एवरेज कॉस्ट विल इंक्रीज। Marginal cost and average cost are both are falling. Marginal cost and average cost are both are rising. Marginal cost is rising and average cost is falling. It is impossible to tell if either of the curves are rising or falling. मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। एवरेज कॉस्ट तो सर इसके बाद इंक्रीज होगा, ये पक्का पता है। क्वेश्चन नंबर 74 सर, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा बी, बिकॉज सर यहाँ पर राइज की बात आई, हम राइज देखते हैं, राइज इसमें आ गया, राइज इसमें आ गया, एक में ही राइज आ रहा था और वो आ गया 74 के बी में, 74 के बी में। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 एवरीवन, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, बस 6-7 एमसीक्यू बचे हैं, अपना जोर लगा दो, मैदान फतह करो। क्वेश्चन नंबर 75, फर्स्ट मनी पेमेंट मेड टू द नॉन ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर द सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस एंड देयरफॉर नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर नॉन ओनर्स थोड़ा सा खट्टा मीठा लग रहा है सर, मनी नॉट पेड टू द ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर द सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंड देयरफॉर नॉट एंटर, सर ये ठीक लगता है। मनी पेमेंट टू विच द सेल्फ ओन्ड एंड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज कुड हैव अर्नड इन द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देयरफॉर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सर एंट्री तो करेंगे ही नहीं। मनी पेमेंट विच द सेल्फ ओन्ड एंड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज अर्न देयर बेस्ट यूज एंड देयरफॉर एंटर्ड इन, सर एंट्री तो यहाँ पर भी ही करेंगे। सर इन दोनों में चीजें आएगा सर, 75 का मेरे को तो बी लग रहा है, आपको क्या लग रहा है सर, बी लगेगा, बिकॉज नॉन ओनर्स की बात नहीं आती सर, ओनर्स की बात आती है। नॉन ओनर्स की बात नहीं आती, किसकी बात आती है सर, ओनर्स की बात आती है, ओनर्स की बात आती है। बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है। नंबर 76, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है एंटरप्रेन्योर का, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक एक एंटरप्रेन्योर का, उसको इनोवेट करना पड़ता है भैया, नई चीजें लानी पड़ती, न्यू 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 थिंग्स उसको लेकर आनी पड़ती, तब जाके गाड़ी आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, इकोनॉमिक कॉस्ट, सर इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज, क्यों सर, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में एक और चीज जुड़ी होती है सर, कौन सी, खुद के फैक्टर की, एक एक करके एमसीक्यू पढ़ते जाओ। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ हायर्ड रिसोर्सेज व्हिच अकाउंटिंग कॉस्ट डू नॉट डू, नहीं इंक्लूडेड होता है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नहीं सर ये भी गलत है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ हायर्ड रिसोर्सेज व्हिच इकोनॉमिक कॉस्ट डू नॉट डू, ये भी नहीं है। इकोनॉमिक कॉस्ट एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माय फ्रेंड्स। अपना क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होना चाहिए सर, 77 का डी होना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जुड़ी होती है। आंसर शुड बी, क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाइए, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाइए। पॉसिबल रीजन व्हाई द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व अप्रोचेस द एवरेज टोटल कॉस्ट एज द आउटपुट राइजेस। क्यों ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट के पास जा रहा है, क्यों जा रहा है सर, सर क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 का सर क्यों जा रहा है सर, इसलिए जा रहा है बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल होती जा रही है, फॉल होते जा रही है। पढ़ो, फिक्स कॉस्ट आर फॉलिंग व्हाइल टोटल कॉस्ट आर राइजिंग एट राइजिंग आउटपुट, नहीं फॉलिंग हो रही है लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल हो रही है भाई। टोटल कॉस्ट आर राइजिंग एंड एवरेज कॉस्ट आर आल्सो राइजिंग। बात तो सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट 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 रीजन है जो है क्वेश्चन नंबर 78 का डी, क्वेश्चन नंबर 78 का डी, बात समझ में आ रही है, सबसे बेस्ट रीजन वही है। मार्जिनल कॉस्ट चेंज किसकी वजह से होती है सर, वेरिएबल कॉस्ट की, सर टोटल कॉस्ट की वजह से भी होती है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 79 का, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 79 का सर सी। क्वेश्चन नंबर 80, बहुत सिंपल सिंपल है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है मेरे दोस्त, कौन सा करेक्ट है बताइए, कौन सा करेक्ट है? फिक्स कॉस्ट वेरी विथ चेंज इन आउटपुट, आंसर इज नो. इफ वी एड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट वी गेट एवरेज कॉस्ट, आंसर इज नो. मार्जिनल कॉस्ट इज रिजल्ट ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, नहीं, इससे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा आपका, आंसर इज नो. टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल, आंसर इज यस 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 माय फ्रेंड्स, यस यस यस. क्वेश्चन नंबर 81, which of the following statements इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन कौन सी है? द एलएसी कर्व इज आल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व, ये तो आंसर सही है. टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स को सोल्ड को मल्टीप्लाई कर दो, सर ये भी आंसर सही है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आल्सो नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट, सर ये भी आंसर सही है. टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, वी गॉट मार्जिनल रेवेन्यू, नहीं रे, इससे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा तुम्हारा, इससे तो तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या आएगा सर? 81 का आंसर आ जाएगा, 81 का आंसर आ जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 82, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर. टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? इज इक्वल टू द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज, बताइए बताइए क्या होगा सर? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा द टोटल फिक्स. यहां पर अपना प्रोडक्शन और कॉस्ट का बहुत मस्त सारे के सारे हमने एमसीक्यू कर दिया. अब जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करो, आपको कोई भी दिक्कत आए, आप ये वाले वीडियो पर आ सकते हैं और फटाक से वो वाले एमसीक्यू पर जंप कर सकते हैं, अपना आंसर देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास सॉल्यूशन मिल गया है पूरे. और ऐसे करके मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स जो हैं अपने, सारे चैप्टर्स जो हैं अपने इकोनॉमिक्स के मैं डाल दूंगा. आपको बस वन शॉट सीरीज देखनी है, आपको वन शॉट सीरीज देखनी है. वन शॉट सीरीज देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत आए तो ये वाला जो प्लेलिस्ट है आपके लिए बना है और आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. हमने मेहनत करके पूरा का पूरा संपूर्ण संपूर्ण पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए. आपको जब भी डाउट आएगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, आप जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने सीक्वेंस वाइज किया है. आप फटाफट आखिरी क्वेश्चन देखना है, कितनी पहले देखना है, आप फटाफट वीडियो में आगे जाके देख सकते हैं. ऐसे करके इसमें एक एक वीडियो ऐड होती जाएगी. बट पॉइंट आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं, आपको मेहनत एट द एंड करनी पड़ेगी, मैं साथ में आपके लगे रहूंगा. होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको इसमें हेल्प भी बहुत मिली होगी. ऐसे ही इसमें पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए.